सब्जेक्ट का नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। ये आता है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स में, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कंपलसरी मिल रहा है, ठीक है। सबके पास ये सब्जेक्ट होगा ही। उसके बाद अगर हम देखें तो ये आएगा आपका 75 मार्क्स का, अराउंड 75 मार्क्स का आएगा, ठीक है, जो कि अब आपके एग्जाम्स होंगे उसमें। तो आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम यहाँ पर सिर्फ हिंदी में डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक दे रखे हैं, बट आपको यहाँ पे किन्हीं 5 टॉपिक्स को सिर्फ एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों में, ठीक है, किन्हीं 5 को। तो सबसे पहले आता है वायु गुणवत्ता सूचक। वायु गुणवत्ता सूचक का सिंपल सा अर्थ आता है कि ऐसा सूचांक जो हमें यह बताता है कि वायु में कितने प्रतिशत प्रदूषण है और कितने प्रतिशत वायु शुद्ध है, ठीक है, वो वायु गुणवत्ता सूचक बताता है। उसके बाद आता है जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ है कि जीवों में कई सारी वैरायटी पाए जाने को जैव विविधता कहा जाता है। देन आता है स्मॉग। स्मॉग आपको पता होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर न्यूज़ सुनते होंगे तो आपको दिवाली के जस्ट अगले दिन ये सुनने को मिलता होगा कि मौसम में या फिर बादल आसमान में स्मॉग फैल चुका है। स्मॉग का मतलब एक जहरीला धुआं होता है जो कि एक तरह से बम पटाखे क्रैकर्स को यूज़ करने के बाद पैदा होता है, ठीक है। इसके बाद आता है ठोस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट वह पदार्थ होते हैं जिनका गलना बहुत कठिन होता है तथा वह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। अपशिष्ट मतलब गंदा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो कि किसी काम का नहीं होता, सिर्फ गंद होता है। उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा। आपको पता ही होगा नाभिकीय ऊर्जा मतलब न्यूक्लियर पावर, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा का हम यूज़ करते हैं बिजली बनाने में, तथा वो जो बम होते हैं, ठीक है, नाभिकीय बम होते हैं, उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। मरुस्थलीकरण, जब भी कोई भी प्रदेश या फिर कोई भी जगह है स्थल मरुस्थल होने लग जाता है, मतलब एक तरह से वो रेगिस्तान बनने शुरू हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी, दूसरा वहाँ पे रेत आपको दिखाई देने लगेगी, तो वह मरुस्थलीकरण कहलाता है। इसके बाद आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल आपको 12th क्लास में ज्योग्राफी में भी आपको पढ़ने को मिला। ये एक तरह का समझौता था, ठीक है, जिसका टाइम लिमिट खत्म हो चुका है, जिसमें कई सारे देश मिलकर अपने यहाँ पर जो प्रदूषण होता है उसमें कमी लाएंगे, और जो प्रदूषण है उसमें कमी लाकर स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देंगे। इसमें काफ़ी सारे देश हैं जिनका नाम यूज़ किया गया था, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने पूरे चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। अब देखते हैं। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है क्वेश्चन बी, जिसमें हमें फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। देन तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव डैश होता है, मतलब ऊर्जा का पिरामिड हमेशा घटते हुए क्रम में दिखाया जाएगा, मतलब ऋणात्मक होता है, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ऋणात्मक मिलेगा आपको। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ऊर्जा का पिरामिड आपको मिलेगा कुछ इस तरह का, ठीक है, जिसमें ऊर्जा हमेशा घटती रहेगी और आखिर में आके ऊर्जा एकदम खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये ऊर्जा होती है, ठीक है, उनमें पत्तों में, ठीक है, शाकाहारी खाने वाली चीज़ें। उसके बाद उसे खाता है एक जीव, शाकाहारी जीव ने खाया हिरण ने, तो इतनी ऊर्जा हिरण में आ गई। हिरण को खा लिया शेर ने, तो शेर में इतनी ऊर्जा आ गई। और अब शेर मर गया तो, और शेर को जिस जीव ने खाया, जैसे चील कौवे, ठीक है, जो भी हो गए, उनमें इतनी ऊर्जा आई। तो इस तरह ऊर्जा का घटता हुआ क्रम यहाँ पे दिखाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक क्षेत्र विशेष तक सीमित प्रजातियां जो विश्व में कहीं और नहीं पाई जाती उन्हें डैश कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें स्थानीय प्रजातियां कहा जाता है, ठीक है, स्थानीय जीव स्थानीय प्रजातियां कहा जाता है। कावेरी नदी विवाद डैश और डैश राज्य के बीच में था, ठीक है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में था कावेरी नदी जल विवाद। तो इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में यही पूछे जाते हैं और इन्हीं से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने में आसानी होगी और आपके मार्क्स मिलने में आसानी होगी। झील में नाइट्रोजन और फास्फोरस की बढ़ी हुई मात्रा की स्थिति को डैश कहते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति को कहते हैं सुपोषण। सुपोषण का मतलब है कि जब इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाएगी तो यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, एंड देन जो नदी है, झील है, उसमें काई हरे हरे रंग की एल्गी जो है वो बहुत सारी हो जाएगी, ठीक है। तो उससे सूरज की रोशनी कम आ पाएगी पानी के अंदर, और पानी के अंदर जो जीव जंतु हैं वो अच्छी तरह विकास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसे सुपोषण कहा जाता है। उसके बाद आता है बायोगैस का मुख्य या फिर प्रमुख घटक क्या है। तो बायोगैस का प्रमुख घटक हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट सी। फर्स्ट क्वेश्चन है नवीनीकरण और अनवीनीकरण ऊर्जा, ठीक है। तो नवीनीकरण ऊर्जा वह कहलाती हैं जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल एंड अनरीयूजेबल, ठीक है। तो ये वाली जो ऊर्जा, ये पवन ऊर्जा हो गई हमारे पास, और पवन ऊर्जा हो गई, जल ऊर्जा हो गई, और ये वाली जो ऊर्जा है पेट्रोल हो गया, एक बार पेट्रोल जलने के बाद हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। कोयला हो गया, जलने के बाद हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आता है जैव मंडल रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान मतलब गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए ऐसे पार्क जिनमें वह जीव जंतु रहते हैं जिनकी मात्रा उस देश में कम है, ठीक है। ऐसे जीव जंतु जो लुप्त होने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं। और जीव मंडल रिजर्व का मतलब एक ऐसा क्षेत्र या फिर प्रदेश जहाँ पे गवर्नमेंट ने शक्ति, ठीक है, एक तरह से टाइट सा माहौल बना रखा है कि जीवों पे शिकार करना मना होता है, ऐसे क्षेत्र को जीव मंडल रिजर्व कहा जाता है, जहाँ पे वह प्रजाति रहती है जो लुप्त होने वाली होती है। देन वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम, इनके ऊपर मैंने पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस कर रखा है, तो ये आपको पुरानी वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आता है हमारा प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक वह प्रदूषक होते हैं जो डायरेक्टली फैक्ट्री से निकल के आप तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। जैसे कि धुआं हो गया, धुआं जो है वो प्राथमिक प्रदूषण में से आता है, वो सीधा भट्टे से निकला और आपके घरों में पहुंच गया और आपको प्रदूषित कर दिया। द्वितीयक होते हैं गंदा पानी, जो कि फैक्ट्री से निकला, नदी नाले होते हुए आपके यहाँ से भी निकला, तो वो आपको प्रदूषित कर देगा। उसके बाद आता है चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन। इसके ऊपर भी मैंने पूरा डिस्कशन कर रखा है, तो आप पुरानी वीडियोस को भी जरूर देखें, तभी आपको इनके आंसर्स मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, जिसमें हमें 5
का संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, ठीक है। 5 का आपको साफ सुथरा या फिर काफ़ी ज़्यादा बताना है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जलीय पारिस्थितिक तंत्र ऐसा तंत्र होता है जिसमें जल के अंदर रहने वाले जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताने कि जल में जो जीव जंतु रहते हैं वो किस प्रकार रहते हैं, उनको किन प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट। अब जैव विविधता का हॉटस्पॉट भारत में काफ़ी जगह है, ठीक है। जैव विविधता हॉटस्पॉट का मतलब एक ऐसा प्रदेश जहाँ पे वह प्रजातियाँ रहती हैं जो कि आपके पहले भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि जो लुप्त होने वाली हैं, ठीक है, जिनकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम है। कुछ ऐसे शेर हैं, सफ़ेद शेर, ठीक है, बाघ, जो कि लुप्त होने वाले थे बट उन्हें हॉटस्पॉट में रखा गया और जिससे कि अब उनकी संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। अब इसके बाद आता है नाभिकीय आपदाएं। किन्हीं 2 आपदाओं के बारे में बताएं नाभिकीय ऊर्जा से आने वाली, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, अगर गवर्नमेंट या फिर किसी भी देश के द्वारा परमाणु बम को यूज़ कर लिया जाए, ठीक है, नाभिकीय परमाणु बम को यूज़ कर लिया जाए, सो किसी देश पर तो उसकी क्या दशा हो सकती है। जैसे कि आपको जापान में गिराए गए बम के बारे में तो पता ही होगा, हिरोशिमा नागासाकी पे जो परमाणु बम का यूज़ किया गया था, ठीक है, तो उसमें भी नाभिकीय एक तरह की ऊर्जा का प्रयोग किया गया था। सो ये होते हैं कि 2 तरह के आपदाएं। तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है इनसे, ठीक है, और इनसे ऐसी तरह की गैसें निकलती हैं जिससे कि मानव जो है उसमें कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये 2 तरह की आपदाएं हैं। आदिवासी आबादी पर बांध निर्माण के प्रभाव। आदिवासी आबादी पर जो बांध निर्माण है उसके क्या प्रभाव है, तो इसके काफ़ी खराब प्रभाव है, ठीक है। आदिवासी जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर उस क्षेत्र में बांध बनाया जाए तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ से आदिवासियों को उखाड़ फेंका जाएगा, ठीक है, वहाँ से उन्हें हटा दिया जाएगा। दूसरा, उनका जो कल्चर है, ठीक है, उनका जो समाज है वो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। उनकी जो विचारधाराएं हैं या फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कल्चर में, वो सब वहीं समाप्त हो जाएंगी क्योंकि वो वहीं के रहने वाले और वो जगह अब नहीं बची है, ठीक है। तो आदिवासी जो आबादी है, अगर हम वहाँ पे बांध बनाते हैं तो उन पर काफ़ी सारी बुरी दशाएं पड़ सकती हैं। कृषि पर विश्व ताप वृद्धि के प्रभाव को बताइए। तो विश्व ताप वृद्धि मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उस पर जो फार्मेसी है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं फार्मिंग पे। तो सिंपल सी बात, अब जैसे वैश्विक ताप वृद्धि बढ़ती जा रही है, उसके कारण जो फसलें हैं वह सही से उग नहीं पा रही हैं। अधिक धूप होने के कारण फसलों को अधिक पानी चाहिए, जिससे पानी की भी खपत हो रही है। दूसरा, फसलों कहीं कहीं तो जंगलों में आग लग जाती है, जैसा कि आपको पता ही होगा, तो दूर दूर तक कृषि खराब हो जाती है। तो इसके काफ़ी खराब प्रभाव पड़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और बीमारियों का फैलाव। जलवायु परिवर्तन और बीमारियों का फैलाव। जिस प्रकार जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस तरह से ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद पृथ्वी पर सिर्फ पृथ्वी एक जला हुआ आग का गोला सा बन जाएगी, क्योंकि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है तथा ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम ताप वृद्धि भी कहते हैं, बढ़ती जा रही है। और बीमारियों का फैलाव इस प्रकार हो रहा है क्योंकि प्रतिवर्ष कोई ना कोई नई बीमारी, महामारी आ जाती है और जो कि जो पूरे के पूरे विश्व में फैल कर उसे बहुत बुरी तरह प्रभावित करती है। और बीमारी का फैलाव जलवायु परिवर्तन के कारण भी हो रहा है। जैसे कि जैसे कि आपको पता है वर्तमान में बर्ड फ्लू की बीमारी चल रही है, ठीक है। तो बर्ड फ्लू का एक ऐसा कारण है कि किसी और देश के आए हुए पक्षी अन्य देश में, जैसे कि यहाँ पे आ जाते हैं भारत में, और यहाँ पे आने के बाद कुछ दूसरे पक्षियों से मेल मिलाप करते हैं, तो वो बीमारी उन पक्षियों से भारतीय पक्षियों में भी आ जाती है और ये फैल जाती है, ठीक है। तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण है कि कुछ पक्षियों को अपना जगह छोड़कर दूसरी जगह पर आना पड़ रहा है, साथ में वह बीमारी भी ला रहे हैं। विषम समसूत्र और इसका दिल्ली पर प्रभाव, इसके बारे में मैंने बता रखा है, तो आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जैव विविधता के प्रमुख खतरे क्या हैं। इनमें से 3 प्रमुख खतरों को वैश्विक स्तर पर कम करने के उपाय संक्षेप में विचार विमर्श कीजिए। तो विश्व जैव विविधता पर प्रमुख खतरे क्या हैं। जैव विविधता पर प्रमुख खतरे हैं शिकार करना, ठीक है। दूसरा, जो लुप्त होने वाली प्रजाति हैं उनको बचाना, और स्थान जगह से रिलेटेड खतरे हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने पूरा का पूरा जैव विविधता का चैप्टर डिस्कस कर रखा है। सारे के सारे आंसर्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप वहाँ से इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद आता है जैव विविधता के बाह्य स्थल संरक्षण के उपाय क्या है। कुछ उपयुक्त उदाहरण दीजिए। बाह्य स्थल संरक्षण का सिंपल सा अर्थ है कि जैव विविधता से कि किसी क्षेत्र में, सपोज करिए मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने एक जंगल बना दिया, ठीक है, जो कि पूरी तरह से सिक्योरिटी है, तो यहाँ पे तो जीव सिंपल रह रहे हैं। बट जहाँ पे आप जीव रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे जीव हैं। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ तो गवर्नमेंट ने अपने मन से बनाया, यहाँ पे जीवों को ला के रखा गया। अब यहाँ पे जीव हैं तो गवर्नमेंट यहीं पर बना देगी, ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पे बना देगी। तो यही कहलाता है कि दूसरे स्थल पर जाकर आप वहाँ पे एक घेरा बना दें और वहीं पे जीवों को संरक्षित रखें, बाहरी क्षेत्र में जीवों को संरक्षित रखें, तो बाह्य स्थल संरक्षण कहलाता है। दूसरा, इसके कुछ उपयुक्त उदाहरण दीजिए। तो उपयुक्त उदाहरण आपको बुक्स में मिल जाएंगे या फिर आप रिसर्च वीडियोस में भी देख सकते हैं। अब इसके बाद और क्वेश्चन आते हैं, भारत में बाघ परियोजना पर संक्षिप्त ब्यौरा दीजिए। बाघ को बचाना मनुष्य के अस्तित्व को बचाने के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद आता है सेकंड बी पार्ट की घातक प्रजातियों के पर्यावरणीय प्रभाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 2 प्रमुख उदाहरण देकर इनके प्रभावों को समझाइए, ठीक है। घातक प्रजातियाँ ऐसी प्रजातियाँ जो कि घातक हैं, खतरनाक हैं, ठीक है, कि पर्यावरणीय प्रभाव, उन पर पर्यावरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनके ऊपर हमें संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जिसमें पूछा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या था। तो स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य था कि वह भारत के प्रत्येक राज्य को पूरी तरह स्वच्छ बनाया जाए ये एक मोरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूरी तरह स्वच्छ बनाया जाए भारत को, इसीलिए ये स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। इसकी चुनौतियाँ क्या हैं और इसके अधिक प्रभाव और सफल कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने, इसके क्या क्या चुनौतियाँ आई ये आपको बतानी होंगी कि क्या क्या चुनौतियाँ आई। कुछ बेसिक चुनौतियाँ, जैसे कि कई स्टेट्स में, कई राज्यों में स्वच्छ भारत अभियान को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया था। एंड देन
लोगों ने इसके ऊपर अधिक ध्यान नहीं दिया और इस पर अच्छी तरह वर्क नहीं किया, ठीक है। एंड देन इसे अधिक प्रभाव एवं सफल बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है, तो इसको अधिक और प्रभावी सफल बनाने के लिए गवर्नमेंट को घर घर जाकर या फिर गवर्नमेंट द्वारा प्रचार करते रहना चाहिए, जिससे कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को पता चले कि स्वच्छ भारत अभियान का क्या महत्व है ना, तो इससे लोगों को अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद आता है सतत विकास के लिए वैश्विक सोच और स्थानीय कार्य दिल्ली जैसे शहर में व्यवहारिक रूप से कैसे संभव है, उदाहरण दीजिए, उपयुक्त उदाहरण दीजिए, देकर समझाइए। सतत विकास, ऐसा विकास जिसमें हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो फ्यूल है, ठीक है, उनको बचा के रख सकें और आने वाली पीढ़ी को प्रोवाइड किया जा सके, तो सतत विकास कहलाता है। तो वैश्विक सोच और स्थानीय कार्य, ऐसी सोच जो कि विश्व स्तर पर है और कार्य आप स्थानीय स्तर पर कर रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में व्यवहारिक रूप से कैसे संभव है। तो दिल्ली एक ऐसा शहर है, कह सकते हैं हम अपने उदाहरण से कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पे हम इंटरनेशनल लेवल के वर्क भी दिल्ली के में बैठे बैठे ही कर सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस तरह संभव है। अब यहाँ पे मोरल क्वेश्चन पूछा गया कि मानव जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय निम्नीकरण हो रहा है, उपयुक्त उदाहरण सही समझाइए। तो मानव जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है कि जनसंख्या में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है कि एकदम से विस्फोट के कगार पर खड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास संसाधनों की कमी हो रही है, जो पर्यावरण है वो भी खत्म होता जा रहा है क्योंकि लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए और जंगल काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो उदाहरण सहित आपको चर्चा में बताना है। अब यहाँ पे आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को आपको देना होगा। सांस्कृतिक प्रथाएं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं और ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के लिए खतरा भी हो सकती हैं, उदाहरण सहित समझाइए। सांस्कृतिक प्रथाएं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं और ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र को स्वास्थ्य के लिए खतरा भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर बताया कि जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, ऐसी प्रथाएं जो पुराने टाइम से चलती आ रही हैं संस्कृति में, वो हमारे पर्यावरण की रक्षा भी कर सकती हैं, ठीक है, और पारिस्थितिक तंत्र के लिए स्वास्थ्य के लिए खतरा भी है। क्यों? क्योंकि इसके उदाहरण है कि आपने देखा हुआ कि अगर आप किसी घाट पर जाते हैं, ठीक है, किसी नदी पर जाते हैं, तो वहाँ पे देखा हुआ लोग पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करते टाइम वो फूल माला, पन्नी और भी काफ़ी सारी चीज़ें उसी जल में फेंक देते हैं जिस जल में वे स्नान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पारिस्थितिक तंत्र को वो खराब किया जा रहा है, खतरा है ये उसके ऊपर। लोगों द्वारा फेंके गए ऐसे चीज़ें जो कि पानी में नहीं गल सकती, वो पानी में फेंकी जा रही हैं, तो जिससे हमारा पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी दशाएं जो हैं, जैसे कि लोग क्या करते हैं, जाके पानी में लाश को जलाते नहीं हैं, पानी में बहा दिया जाता है, ठीक है। ऐसी प्रथाएं भी हैं जहाँ पे पानी में लाशों को बहा दिया जाता है। तो सिंपली ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें दिखाई देती हैं। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल एड्रेस पर आप मेरे को मेल करें, क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाएगा। और अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में ही, और ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी वीडियो भी होगी। तो अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं लाइव अपडेट देता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।